أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. हाँ जी, तो आज तक अभी जो हमने किया वो सिफ़ातुल हुरूफ के ऊपर हमारे सेशंस चल रहे थे। जो सिफ़ात हमने कवर कर ली हैं उनमें हम्स और जहर, रखावत, तवस्सुत और शिद्दा शामिल हैं। तो आज की सिफ़ात जिसके ऊपर हमारा सेशन होगा इंशाअल्लाह ये होगा इस्तिआला पे और इस्तिफ़ाल पे। तो अगर हम इस्तिआला और इस्तिफ़ाल को देखें तो ये आपस में अपोजिट हैं। इस्तिआला आई थिंक मे बी आपने ये लफ्ज़ सुना भी हो। इससे मुराद है कि जो हमारी ज़ुबान की जड़ है, जो बैक साइड ऑफ आवर टंग है, ये ऊपर की जानिब उठती है। इस्तिआला का मतलब है कि ज़ुबान का पीछे वाला हिस्सा ऊपर की जानिब उठना, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है उसकी तरफ ये यहाँ से बुलंद होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसको जाके टच करे, डिपेंड करता है कि जो हर्फ हम अदा कर रहे हैं वो कौन सा हर्फ है और उसका कौन सा मखरज है। ठीक है, तो जितने भी इस्तिआला के हरूफ हैं वो सारे हैवी लेटर्स कहलाते हैं। हम उनको उर्दू में कहते हैं कि ये मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ हैं। इसमें क्या होता है कि आवाज़ जब ज़ुबान पीछे से ऊपर की जानिब उठती है तो उससे क्या होता है कि आवाज़ हमारी गले से जिस तरह से चलती हुई आ रही है ना, वो भी ऊपर की जानिब उठ जाती है। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो कि ज़ुबान ने इसको बिल्कुल तंग किया हुआ है, इस पैसेज को बिल्कुल तंग किया हुआ है, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ से आवाज़ ऊपर की जानिब आएगी। फिर यहाँ आके डेप्थ आ जाती है। ज़ुबान के दरमियानी हिस्से में एक कर्व है, ये एक डेप्थ यहाँ पर आ जाती है और इसकी भी एक रीज़न है। जब हम टीच कर रहे होते हैं या खुद प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि नॉर्मली हम सुनते हैं कि ज़ुबान को पीछे से उठाएं, इस्तिआला लेके आएँ और जितने भी हैवी लेटर्स हैं उनको अदा करें। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि कोई ये मेंशन नहीं करता कि ज़ुबान को सेंटर से कर्व भी करना होता है। इससे हेल्प हो जाती है। जब हम ज़ुबान कहते हैं ना, ज़ुबान को सेंटर से कर्व करें और पीछे से उठाएं, इससे हेल्प ये हो जाती है कि एक तो ज़ुबान की पोजीशनिंग करने में आसानी हो जाती है, थोड़ी समझ आ जाती है कि ज़ुबान पीछे से उठाना किस तरह से है। एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, हर्फ कॉफ। जब हम कॉफ कहते हैं ना तो उसकी पोजीशन एग्जैक्टली वही होती है जो हमें चाहिए। तमाम हैवी लेटर्स के लिए ज़ुबान की पोजीशन जो हमें चाहिए, अगर हम कॉफ को अदा करें तो उसकी ऑटोमेटिकली ज़ुबान की पोजीशन वो हो जाएगी, क्योंकि कॉफ जो है वो ज़ुबान के पिछले हिस्से से अदा होता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कॉफ में ज़ुबान पीछे सॉफ्ट पैलेट को जाके टच करती है, जबकि जो बाकी के इस्तिआला के लेटर्स हैं उनमें ज़ुबान पीछे टच नहीं करती लेकिन ऊपर की जानिब उठती है। ठीक है, इस्तिआला के लेटर्स कौन से हैं? वो है खा, साद, बाद, गैन, क़ा, क़ाफ और वाह। ये जितने हरूफ हैं 7, इनको एक मजमूए में इकट्ठा कर दिया गया है और इसको कहेंगे खुस्सा बातिन क़िज़, खुस्सा बातिन क़िज़। ठीक है, अगर किसी को ये मजमूआ याद ना हो तो वो इंडिविजुअली भी इन हरूफ को याद कर सकता है। इन सब हरूफ में एक कॉमन चीज़ ये पाई जाती है कि इन सब की आवाज़ में ज़ुबान पीछे से उठने की वजह से जो आवाज़ है ना उसका रुख ऊपर की जानिब होगा। कैसे? लाइक दिस, खा, सा, बा, गा, क़ा, क़ा और वा। तो आप देखें कि इन सब की जो साउंड है वो वेरी सिमिलर है। डिपेंड्स के हर्फ कौन सा है, आप उसके मखरज को टच करेंगे, वहाँ से हर्फ अदा तो होगा लेकिन आवाज़ इज़ वेरी सिमिलर। सब में एक आ की साउंड है। ये जो हम आ की साउंड हम अदा करते हैं ना, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा हमने कर्व किया ना, ये यहाँ से ऊपर की जानिब उठती है आवाज़। यहाँ से तो वो थी, पीछे से उठती उठती आ रही है। ज़ुबान ने हेल्प किया कि आवाज़ ऊपर ही की जानिब रहे। फिर आवाज़ यहाँ आके टकराएगी आपकी ज़ुबान के दरमियानी हिस्से से ऊपर, रूफ ऑफ द माउथ के साथ, जो हार्ड पैलेट है ना, ये ऊपर के ये एरो आपको शो कर रहे हैं कि ज़ुबान
से आवाज़ टकरा के ऊपर की जानिब जा रही है, तो ये हम कहेंगे कि इससे एक इको पैदा हुआ जुबान में, जो आवाज़ है उसमें एक इको सा पैदा हो गया है। तो आवाज़ ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर बाहर आएगी, तो इसी से इसमें मोटाई आती है। इसी को हम कहते हैं मुफख्खम, हैवीनेस। ठीक है, हैवीनेस, मुफख्खम या तफखीम के जो हरूफ हैं वो वाले। ये था हैवी लेटर्स को अंडरस्टैंड करने का एक मेथड या इसके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन। आगे जो हैवीनेस है ना इन लेटर्स की, वो चेंज होती है, इसके 5 दर्जे। तो सेम हैवीनेस नहीं रहेगी, डिपेंड्स कि उस पर कौन सी हरकत है, डिपेंड्स के वो किस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो हर्फ। तो आप नीचे देख रही होंगी कि मैंने इनको 5 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया है। सबसे पहला दर्जा जो हैवीनेस का है वो तब होगा किसी भी हैवी लेटर का जब उसके ऊपर फतहा आ जाए और उसके बाद अलिफ आ जाए। तो यहाँ मैंने जो लेटर चूज किया वो है कॉफ। ठीक है, कॉफ फॉर एग्जांपल, आप इसकी जगह खा भी यूज कर सकती हैं, स्वाद भी, कोई भी हैवी लेटर जिसके ऊपर फतहा आ जाए और उसके बाद अलिफ आ जाए, तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ हैवीनेस कहलाएगी। और इसकी वजह ये है कि हम अपनी साउंड को थोड़ा प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है, थोड़ा खींचते हैं, कौ, फ़क़ाल, फ़क़ाल। तो आप नोट करेंगी जो आवाज़ है थोड़ी देर तक जारी रहती है मद की वजह से। अब कॉफ तो हैवी है ही, लेकिन इसके साथ अलिफ जो है वो भी हैवी हो जाता है, तो इस वजह से इसकी जो लेवल ऑफ हैवीनेस है वो ज़्यादा रहती है। फ़क़ाल, फ़क़ाल। ठीक है, फिर आ जाता है जो सेकंड लेवल ऑफ हैवीनेस है, वो है फतहा के साथ। अब फतहा चूंकि शॉर्ट हरका है, हम इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते, खींचते नहीं हैं, तो जल्दी आवाज़ ख़त्म हो जाती है। इस वजह से इसकी हैवीनेस उतनी ज़्यादा देर तक महसूस नहीं होती जितनी के फर्स्ट लेवल ऑफ हैवीनेस में थी। ख़लक़हु, ख़लक़हु। अब इस वर्ड में हमारे पास 2 हैवी लेटर्स हैं, ख़ा और क़ाफ, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट हरका है तो मुझे जल्दी से पढ़ना है इसको खींचे बगैर, तो उसकी हैवीनेस उतनी मेंटेन नहीं रहती, मतलब ज़्यादा देर तक आवाज़ कानों में नहीं ठहरती जिस तरह से फर्स्ट लेवल में थी। ख़लक़हु। एक चीज़ और आपने ख्याल करनी है कि जब भी कोई हैवी लेटर के बाद लाइट आ जाए, लाइट लेटर, और उसके बाद फिर हैवी लेटर आ जाए जैसा कि इसमें है, तो आपने अपनी टंग की पोजीशन को चेंज करना है अकॉर्डिंगली। तब ये नहीं करना कि ख़लक़हु एक ही जगह ही आपने अपनी ज़ुबान को ठहरा लिया जो कि इस्तिआला की पोजीशन थी, लाम को भी उसी तरह ही आपने अदा कर दिया, तो क्या होगा कि हमने लाम को हैवी कर दिया। तो जैसे ही आप लाइट लेटर पे आए, फ़ौरन अपनी टंग की पोजीशन को चेंज करें, उसको शिफ्ट करें, लाइट लेटर के ऊपर ले जाएं, ख़लक़हु। और फिर मतलब ये ट्रेनिंग से आएगा, जितना ज़्यादा रेसिटेशन हम करेंगे, एक तो सुनेंगे, सुनने से बहुत हेल्प मिलती है, साउंड हम कैच करते हैं, फिर हम उसको मिमिक करते हैं, हम उसको कॉपी करते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, हमारे मुंह के मसल्स काम नहीं करेंगे, तो एक डिफ़िकल्टी रहेगी प्रोनाउंसिएशन में। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस तरह के जो डिफ़िकल्ट या ट्रिपल लेटर्स हैं, बार बार उनको आप अदा करें, बार बार। टंग शिफ्टिंग आपकी बहुत ही फ्लुएंट और नेचुरल होनी चाहिए ताकि एक अच्छी फ्लुएंट रेसिटेशन हो सके। तो ख़लक़हु पढ़ाते वक्त भी आपने ये टिप्स अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है। फिर आ जाता है जो थर्ड लेवल ऑफ हैवीनेस है, वो है बम्मा के साथ, कॉफ विद बम्मा, तरुहकुहा, तरुहकुहा। तो ये थर्ड लेवल ऑफ हैवीनेस क्यों है? चूँकि ये भी शॉर्ट हरका है, लेकिन सेम लेवल नहीं रहेगा जिस तरह से फतहा का था। उसकी वजह ये है कि जब हम कॉफ को जैसे ही हम हैवी लेटर को बम्मा के साथ पढ़ते हैं ना, हमारी टंग की पोजीशन मज़ीद चेंज होती है। पीछे से तो वो उठी रहेगी, लेकिन जो दरमियान की हालत है ना, उसमें ज़ुबान बैठ जाती है नीचे। ठीक है, बैठ जाएगी, उसमें वो इको नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। जैसे आवाज़ दरमियान से उठती है और ऊपर हार्ड पैलेट की जानिब जाती है ना, जैसे एक इको पैदा होती है और उसमें वो तफखीम सी आती है, मुफखम हो जाता है वो हर्फ, वो उस लेवल का नहीं रहता। हमने अपने लिप्स को राउंड किया हुआ होता है, मुंह उस कदर नहीं खुला होता जैसे कि फतहा में मुंह खुलता है, बम्मा में उस तरह से नहीं खुलता। तो आवाज़ फिर
तेज़ी से बाहर की जानिब आ जाती है। तो कू कू कू, ठीक है, क़ा और कू, आप इसमें फ़र्क देखेंगे, आप खुद भी कह अदा करके देख सकते हैं। जो फोर्थ लेवल ऑफ हैवीनेस है वो है हैवी लेटर के ऊपर सुकून का आ जाना। तो साकिन हर्फ को अदा करने के लिए हमें हमेशा उससे पहले वाले हर्फ को देखना है, उसकी हरकत को देखना है और उसके साथ उसको मिला के पढ़ना है। जैसे यहाँ है खलक़ना, खलक़ना। अब क़ाफ को हमने बाउंस किया, अगर वो कलकला का लेटर नहीं है, जैसे अगर ख़ा है या साद है, कोई और हैवी लेटर है, तो जब उसके ऊपर सुकून आ जाता है की हैवीनेस अगेन कम हो जाती है, क्योंकि अब वो डिपेंड कर रहा है उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जिसके ऊपर हरकत होगी, तो उसकी हैवीनेस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए हम उसको फोर्थ लेवल ऑफ हैवीनेस देंगे। जो लीस्ट लेवल ऑफ हैवीनेस है, कम से कम दर्जे की हैवीनेस, वो है इस्तिअला के लेटर्स के नीचे कसरा आ जाए। तो कसरा की डेफिनेशन ही यही है कि हम अपने लोअर जॉ को थोड़ा सा नीचे की जानिब लेके जाते हैं, उसको लो करते हैं, और जो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है ये ऊपर की जानिब उठता है। तो इससे क्या होगा, हैवीनेस इफेक्ट होगी, उस कदर हैवीनेस नहीं रहेगी जिस तरह के बाकी पोजीशंस में थी। फतहा अलिफ के साथ जब आए, जस्ट फतहा हो या बम्मा हो या साकिन हो, लेकिन कसरा में उसकी हैवीनेस काफ़ी कम हो जाती है। हैविंग सेड दैट, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हैवीनेस स्टिल रहती है, लीस्ट दर्जे की होगी, लेकिन ये परमानेंटली हैवी लेटर्स हैं चूँकि, तो हमने उसकी हैवीनेस को ख़त्म नहीं करना। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ख्याल करना है कि हमने जो हरूफ है ना, ख़ा और ग़ैन, इसको एग्ज़ैजरेट भी नहीं करना। जब ये कसरा के साथ आते हैं ना, तो आपने उसको नेचुरली पढ़ना है। जो इनका मखरज है वो इस तरह का है कि ज़ुबान पीछे से ऑटोमेटिकली आपकी उठेगी, मतलब आप उनको जब कसरा के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपने उनको एग्ज़ैजरेट नहीं करना। अच्छा, तो हम इसको कसरा के साथ अदा करने की कोशिश करते हैं तमाम हरूफ को। पहले तो मैं तमाम हरूफ को उनकी कोशिश करती हूँ कि फ़तहा और अलिफ के साथ कहूँ, फिर फ़तहा के साथ, फिर दम्मा के साथ, फिर सुकून के साथ, और उसके बाद कसरा के साथ मैं कहती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ख़ा होगा ख़ा, ख़ा, फिर साद, सा, सा, फिर दाद, दा, दा, फिर गैन, गा, गा, फिर ता आ जाएगा, ता, ता, फिर काफ, ता, ता, और इसी तरह वा, वा। आपने ये देखना है कि वा अदा करते वक्त ज़ुबान का पिछला हिस्सा तो उठेगा, इस्तिअला की वजह से सेंटर से कर्व होगा ज़ुबान का हिस्सा, लेकिन फ्रंट से ऑटोमेटिकली वो उठेगा क्योंकि उसका मखरज स्नाया उलिया के किनारों के साथ ज़ुबान का लगना है। तो वो समझे ज़ुबान पूरी तरह से उठी हुई है सेंटर से कर्व खा के। अगर हम अपनी ज़ुबान को पूरा नहीं उठाएंगे तो वह ज़ा पे चला जाएगा, जो कि ज़ाल का मखरज है, तो वो हमने नहीं करना, इस पर थोड़ा केयरफुल रहना है, ज़ुबान को पूरा उठा लेना है। अब हम इसको शॉर्ट हरका फतहा के साथ कहते हैं, खा, सा, बा, गा, पा, क़ा और वा। और आप देखें पहले आ थोड़ा प्रोलॉन्ग था, लेकिन जैसे ही शॉर्ट हरका पे आया उसकी ड्यूरेशन कम हो गई, तो हैवीनेस ऑटोमेटिकली कम हो गई। फिर आ जाता है दम्मा के साथ, खू, सू, दू, गू, तू, ऊ, वू। अच्छा, अब हम सुकून के साथ करते हैं, अख, अफ, अब, अग, अप, अक, अब चूंकि साकिन हरूफ में क़ा, क़ाफ और क़ाफ, ये जो हरूफ हैं ये कलकला के हरूफ हैं, तो हमने इनको बाउंस करना है। तो अपो, 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 ठीक है, इन पे बाउंस हम करेंगे तो वो हैवी बाउंस ही होगा। अच्छा, अब इसको कसरा के साथ करें तो खी, अब इसको खुई नहीं कहना, खी, 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 फुई, फुई, फुई। ख्याल करना है कि सी में ना जाए, जिस तरह के हम सीन कसरा सी कहते हैं, फुई, फुई, और बुई, बुई, बुई।
پھر غی 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 طی طی، یہ بھی خیال کرنا ہے تی میں نہ چلا جائے، طی 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 اور وی وی۔ یہ تھے تمام حروف جو استعلا سے ریلیٹڈ تھے۔ اس کے ہم نے 5 درجے پڑھے کہ کس کس لیول کی اس میں ہیوینس پائی جاتی ہے۔ خفا بقن قف، اگر یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا تمام ہیوی لیٹرز کو ایک جگہ اکٹھا کرنا اور ان کو یاد کرنا۔ فوراً سے آپ بتا سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن تھی کہ زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند ہونے کرتے ہوئے ان حروف کو آپ موٹائی کے ساتھ ادا کریں۔ آواز چونکہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، پیچھے سے زبان اٹھی ہوگی تو زبان کے نیرو جو پیسج ہے بٹوین سافٹ پیلیٹ اور زبان کا پچھلا حصہ، اس کے درمیان ایک نیرو سا پیسج سا کریٹ ہو جائے گا۔ اسی سے زبان کو ہم ہیلپ دیتے ہیں اس آواز کو کہ وہ اوپر کی جانب چلی جائے۔ تو جب آواز اوپر کی جانب اٹھے گی تو آٹومیٹیکلی وہ ہیوینس کی طرف جائے گی۔ اس کے اپوزٹ کی جو صفت تھی وہ ہے استفال۔ استفال بالکل انٹائرلی اپوزٹ ہے۔ آپ اس امیج کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں زبان نیچے بیٹھی ہوئی ہے، بالکل فلیٹ ہے، کہیں سے کوئی کرو نہیں ہے۔ آپ ان ایروز کو دیکھیں گے، یہ جو ایروز ہیں نا ایکچولی یہ ساؤنڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ساؤنڈ سیدھی سیدھی نیچے سے اٹھ رہی ہے اور پھر بالکل باہر کی جانب جا رہی ہے۔ تو جتنے لائٹ لیٹرز ہیں ان میں ہماری زبان کی یہ پوزیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ زبان کا پیچھے سے جڑ سے اوپر کی جانب نہ اٹھنا استفال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استعلا کیا تھا؟ زبان کا پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھنا، لیکن استفال کیا ہے؟ نیچے بیٹھے رہنا، اس زبان کا پیچھے سے نیچے بیٹھے رہنا۔ تو اس کے بیٹھنے سے، اس کی اس پوزیشن سے کیا ہوگا؟ آواز باریکی کی جانب جائے گی، اس میں ایک باریکی پائی جائے گی۔ تو یہی ہمیں چاہیے لائٹ لیٹرز کے لیے۔ تو ہم زیادہ اس کے لیے لائٹ لیٹرز کے لیے ہم کہتے ہیں نا ہیلپ کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس میں نیچرلی وہ ان کی گال، ان کا جبڑا ہے یا ان کی زبان کی پوزیشن ہم عام بول چال میں اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم ہیوی اور لائٹ کا تو خیال نہیں کرتے اردو میں بات کرتے ہوئے یا نارمل اسپیچ میں۔ لیکن اگر کوئی ایسا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہو کہ وہ ہر حرف کو ہیویلی ادا کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک ٹپ دے سکتے ہیں کہ آپ سلائٹ سی اسمائل کریں۔ تو اسمائل از ناٹ پارٹ آف دا تجوید یا لائٹ لیٹرز، اٹس جسٹ اے ٹپ ٹو ہیلپ دا اسٹوڈنٹ کہ وہ اپنی آواز کو باریک کرے۔ ورنہ آپ نے اگر فتح کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو تو فتح میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آواز کو آپ نے باریک تو کرنا ہے، اگر وہ لائٹ لیٹر ہے تو اپنے منہ کو آپ نے کھولنا ہے، اپنے منہ کو کھولیں، نیچے سے اپنے لوور جو کو تھوڑا سا نیچے لے کے اور کہیں با تا سا، اور زبان کو فلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ایک کوالٹی ہے کہ آپ نے زبان کو فلیٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہ ورڈز پڑھیں، اس کی پریکٹس کریں تو جبذ جبذ سجد حمد ملک بدأ، ٹھیک ہے۔ اپنے منہ کو تھوڑا کھول کے اپنے زبان کو فلیٹ کرتے ہوئے آپ نے فتحہ کی ساؤنڈ کے ساتھ یا کسرہ ایون ضمہ کسی بھی حرکت کے ساتھ آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ آواز کو لائٹ رکھنا ہے، آواز کو لائٹ رکھنے کے لیے آپ نے اپنی زبان کو فلیٹ کرنا ہے، پیچھے سے بالکل نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو یہی روکتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ ہماری نیکسٹ صفت جس کے اوپر ہوگی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر نیا سیشن کریں گے۔ ہوپفلی it's benefiting you all. So سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.